हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारे कंट्री के बारे में, मैंने आपको क्या क्या करवाया था। आवर कंट्री इंडिया के हमने भारत की स्थिति देख ली थी, हमने नेबर्स देख लिए थे और फिजिकल डिवीज़न, अभी हमारा फिजिकल डिवीज़न रहता है ये हम आज देखेंगे। हमने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न भी देख लिया था। ये वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर देख लें। और ये जो वीडियो पार्ट 2 है, जो कल का जो बच गया था हमारा फिजिकल डिवीज़न, इसमें हम बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कल किया क्या क्या था, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद भी जो हमारे इंडिया में किस तरह एकता है, हम किस तरह मिलजुल कर रह रहे हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता है, क्योंकि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वो बजता ही है। तो इस तरह थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता है, पर फिर भी इतने बड़े देश में इतना डाइवर्स कल्चर होने के बाद, इतने धर्म अलग अलग तरह होने के बाद भी हम क्या है, एक तरह मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये खुद पर गर्व करने वाली बात है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया था कि हमारे इंडिया का लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सबको हमने देख लिया था। हमने देख लिया था कि किस तरह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, हमारे इंडिया का लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया था, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने देखा था भारत की जो स्थिति है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स प्रोवाइड किया था जो मैंने। और ये इंडिया के नेबर्स के बारे में हमने देख लिया था। हमने देख लिया था कि जो लैंड नेबर्स हैं उसका क्या मतलब होता है, लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन कौन सी है, और जो हमारे नेबर भी हैं पाक स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने देखा था। इसके साथ ही हमने देखा था पॉलिटिकल डिवीजन्स की। हमारे जो 28 राज्य, पहले 29 थे, अभी 28 हो गए हैं। यूटीज़ जो पहले 9 हुआ करती थी, अभी 8 हो गई है, वो कैसे हो गई हैं, किन किन यूटीज़ को कंबाइन किया गया है, कौन सा सबसे बड़ा राज्य, कौन सा सबसे छोटा राज्य, इन सबको हमने देखा था कल। अब हमारी आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारे हमारे देश का जो फिजिकल डिवीज़न है। ठीक है, फिजिकल डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न एंड फिजिकल डिवीज़न में मेन डिफरेंस क्या होता है। पॉलिटिकल डिवीज़न जो होता है वो हमारी बाउंड्रीज बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न था, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें आप देखेंगे ये बाउंड्रीज बनी होती है। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या करती हैं, अलग करने का काम करती हैं, ताकि इनके प्रशासन को चलाया जा सके। ठीक है, इनका पुलिस का निर्धारण शांति बनाकर रख सकें। ठीक है, व्यवस्था बना सके, इसलिए हम पॉलिटिकली डिवाइड कर देते हैं। ये होता है ना हमारा पॉलिटिकल मैप, जहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, एक राज्य, राजस्थान अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसी तरह अगर हम फिजिकल डिवीज़न की बात करें तो फिजिकल क्या होता है। फिजिकल डिवीज़न में जैसे कि आप देखते हैं ये है पहाड़। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ है। ये हो गया हमारा मैदान, ये हो गया हमारे प्लेट्यूज। हम इनकी बाउंड्रीज बना सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि ये पहाड़ है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में। पर जैसे ही जम्मू कश्मीर के बाद समझ लीजिए यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या ये पहाड़ कहेगा नहीं नहीं मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर में रहूँगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या पहाड़ है भाई, वो कहीं पे भी किसी भी राज्य में आ सकता है। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर वो उत्तर प्रदेश तक आ सकता है। ठीक है, इसी तरह नदी एक राज्य से शुरू होकर दूसरे राज्य तक जाती है। अब इसमें क्या है, फिजिकल डिवीज़न में हम पॉलिटिकल मैप यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी मिट्टी है, ऐसा तो नहीं है अगर जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलेगी, पंजाब में नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो पूरे देश में कहीं पर भी हो सकते हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डिवीज़न कहते हैं। फिजिकली जो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इनका कोई मैप नहीं होता, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, कहीं पे भी शुरू होकर कहीं पर भी ख़त्म हो जाती हैं। ये होता है हमारा फिजिकल मैप। तो आई होप आपको फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता लग गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि फिजिकल फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको मैं बता दूं हम क्या क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, ये जो भी रेंजेस है हिमालय की हैं। ठीक है, हिमालय। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, अब आप एक बात का ध्यान दीजिए। ठीक है, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान या कि फिर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, हम पता कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे कोई लाइन मारा हुआ कि इसके ऊपर क्या होगा,
मैंने कोई यहाँ पर लाइन मारा हुआ है हमारे देश में कि इसके ऊपर क्या है, उत्तरी भारत हो गया, इसके नीचे दक्षिणी भारत हो गया, ऐसा कोई लाइन है नहीं है। तो फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं कि उत्तरी भारत कौन सा है और दक्षिणी भारत कौन सा है? तो इसके लिए नेचर ने, मैंने कहा ना, नेचर ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है। तो नेचर ने क्या किया, उसने खुद ही हमारे भारत को बीच से डिवाइड कर दिया। एक तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है जो इंडिया को उत्तर और दक्षिण में बांट देता है, नॉर्थ एंड साउथ में। दूसरा एक और डिवीज़न है यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ आपको मैप बड़ा करके, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको ये विंध्या रेंज दिखाई दे रहा होगा, विंध्या रेंज। ये विंध्या रेंज क्या है, माउंटेन्स का रेंज है, ठीक है, माउंटेन्स का रेंज है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे की ओर ये जो ब्राउन कलर की इस तरह से लाइन दिखाई देती है ना, ब्राउन कलर की, वो पहाड़ को दिखाता है, रेंज को दिखाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे, यहाँ पर है सतपुरा, ठीक है। अब ये जो विंध्या और विंध्या के ऊपर वाला पूरा इंडिया क्या है हमारा, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और ये सतपुरा के नीचे वाला पूरा इंडिया क्या है, ये है हमारा क्या, साउथ इंडिया, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला हो गया साउथ इंडिया। तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, दो चीज़ें, एक तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा था, दूसरा विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस जो माउंटेन रेंज है वो डिवाइड करते हैं। अब ये विंध्या एंड सतपुरा, इनके बीच में एक नदी बहती है, कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर बीच से एक नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है जो कहाँ पर गिरती है जाकर, अरेबियन सी में गिरती है। ये किस ओर गिर रही है, इस ओर कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट है ना, पश्चिम। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। और इसके ये सतपुरा के नीचे एक और नदी बहती है यहाँ पर, ये भी कहाँ पर गिरती है, ये भी जाकर गिरती है अरेबियन सी में। तो इस तरह नर्मदा और तापी क्या है, दो ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पर, अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। ये खास क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो भी नदियां वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, पर ये दोनों नदियां कुछ छोटी नदियां और भी जो अरेबियन सी में गिरती हैं, बट ये दो मेन नदियां हैं, नर्मदा एंड तापी, जो कहाँ पर, अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सब ज़्यादातर कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। इसके बारे में मुझे बताना था तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं अब आपसे कहूँ कि नॉर्थ इंडिया कौन सा है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल हिट करना चाहिए कि जो विंध्या और सतपुरा के ऊपर वाला एरिया है वो है नॉर्थ इंडिया, और उसके नीचे वाला एरिया क्या है, वो है साउथ इंडिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब कि हमारे वेस्ट में क्या है, यहाँ पर भी रेंजेस हैं, ठीक है, पहाड़ हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी है। और इस तरह भी है हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। और ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, तो समुद्र के साथ पास जो ज़मीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं, ठीक है, समुद्र तट कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कोस्ट कहते हैं। तो ये है हमारा कोस्टल एरिया, ठीक है। इस साइड भी कोस्टल एरिया है, कलर चेंज करके ही दिखाना पड़ेगा आपको, ओके। इस और भी कोस्टल एरिया है, इस और भी कोस्टल एरिया है, ठीक है। और ये है हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे, ठीक है। ये हो गया हमारा जो भी येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा फीचर, ये सब येलो कलर के जो भी है वो है हमारे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो इस तरह ज़मीन से थोड़े ऊंचे होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं, ज़मीन की तरह होते हैं, बस ज़मीन से ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब जो तीखे होते हैं उसको हम माउंटेन कहते हैं, जो फ्लैट होते हैं उसको हम प्लेट्यू कह देते हैं, ठीक है। तो ये येलो कलर का हो गया आपका प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट बता दिया मैंने आपको, वेस्टर्न घाट बता दिया। ये जो भी है ग्रीन कलर का आपको उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है हमारा उत्तरी मैदान हो गए। ये हो गया हमारा एक मिनट, ये हो गया हमारा, अरे क्या हो रहा है अभी, चलिए, ये हो गया हमारा क्या, हिमालय रेंज। तो ये हो गए हमारे फिजिकल फीचर्स में, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिमालयाज क्या है, उत्तरी मैदान क्या है, प्रायद्वीपीय पठार या कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए मैं आगे आपको बता देती हूँ, बताने को मैं यहाँ पे भी बता सकती हूँ, चल पर हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड मारूस्थल, ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है, हिम प्लस आले। हिम का मतलब है बर्फ, आले का मतलब है घर। तो हिमालय का मतलब क्या बना, बर्फ का घर। अब देखते हैं माउंटेन, ठीक है, ये हो गया माउंटेन। अब जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं आप देखते हैं कि उतनी ज़्यादा क्या होता है, ठंड बढ़ता जाता है।
ठंड बढ़ता है, अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे तो आपको पहाड़ों पर क्या दिखाई देगा, बर्फ़ जमा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ़ होता है। तो इसी बर्फ़ के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और एक तरह से बर्फ़ का घर ही बन जाता है वो। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हिमालय को बर्फ़ का घर कहते हैं। अब जो हिमालय है हमारा 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सी श्रृंखला में 3 रेंजेस में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। अब ये रेंजेस कौन कौन सी है, सबसे पहला जो रेंज है ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है, ग्रेट हिमालय रेंज। अब देखिए ये हो गया पहाड़, एक रेंज ये हो गया, ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, दूसरा रेंज हो गया ये, ठीक है, इस तरह से। तीसरा रेंज हो गया ये, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या है, ऊपर की साइड है तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ये नीचे की साइड है तो कहाँ पर, साउथ में है। मैंने आपको डायरेक्शन बताया था ना, कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। मैंने आपको डायरेक्शन बताया था। ठीक है, समझ लिए। ये इधर क्या है, ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। ठीक है, तो आप देखिए कि जो ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर कौन सा है, नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ है। अब नॉर्थ में कौन सा है, ग्रेट हिमालय। जो हमारा ग्रेट हिमालय जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। नोट कर लेना, इसको हिमाद्री कहते हैं, ग्रेट हिमालय को, जो सबसे नॉर्थ में है। यानी कि जो ये वाला रेंज दिखाई दे रहा है ना आपको, सबसे इधर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं। हिंदी में इसको वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारा सबसे ऊपर जो नॉर्थ में है, उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। और इसी हिमालय में हमारा जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है क्या, माउंट एवरेस्ट, इसी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा मिडल हिमालय। अब मिडल हिमालय देखिए, ये हमारा हो गया मुख्य हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, और नीचे हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय। अब मुख्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अगर कोई हिमालय, तो उसको बीच में है तो मिडल। ठीक है, नाम से ही पता चल गया कि ये बीच में है। तो मिडल हिमालय को हम क्या कहते हैं, मिडल हिमालय को हम और क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय को हिमाद्री, और मिडल हिमालय को हम क्या कह देते हैं, हिमाचल। ठीक है, उसके बाद जो साउथ में है, क्लियर करके बताती हूँ आपको। ठीक है, समझ लीजिए ये क्या है, इस तरह से ये पहाड़ जा रहा है, ये सेकंड पहाड़ जा रहा है, और ये थर्ड। ठीक है, ये रेंजेस हैं, रेंजेस। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है, चलिए, जो ये वाली रेंज है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय, और इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो नोट कर लेना ये चीज़ें। ठीक है, वैसे तो मैंने लिख रखी है। सेकंड नंबर पे अब ये जो हमारा ग्रेट हिमालय के, ये नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ, अब इसके जो नीचे है, तो जब भी नीचे होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम उसको, साउथ पढ़ते हैं ना। तो नॉर्थ के इस ग्रेट हिमालय के जो नीचे है उसको हम कहेंगे साउथ में, मतलब कि ग्रेट हिमालय के साउथ में क्या है, ये है हमारा मिडल हिमालय। ठीक है, मिडल हिमालय को हम क्या कह देते हैं, हिमाचल कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। अब इसके भी साउथ में क्या है, सबसे ज़्यादा साउथ में, यानी कि सबसे साउथ में कौन सा है, ये है हमारा शिवालिक। तो हमारे इंडिया में से सबसे ज़्यादा जो रेंज पास होता है वो शिवालिक ही है, ये वाला शिवालिक है। ठीक है, ये वाला जो सबसे ज़्यादा यहाँ शिवालिक, जो उत्तर प्रदेश से या फिर बिहार से टच होकर जा रहा होता है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज है होती है हमारी। ये जो बीच में है उसको हम कहते हैं मिडल हिमालय, और जो ऊपर है उसको हम कहते हैं क्या, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मिलती है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको हिमालय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये तीनों रेंजेस पता चल गई होंगी कि ये किस तरह से होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया नहीं, वो मिस हो गया था, अब मैं आपको बता देती हूँ। हमारा इंडिया सबसे अलग क्यों है, हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट तो आपको पता है महाद्वीप। ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। इंडिया को भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत ही स्पेशल रीज़न की वजह से कहते हैं, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा क्या है, अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, अलग है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप देखेंगे कि जैसे बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनको क्या अपने लिए बॉर्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरे देशों से खुद की रक्षा के लिए बॉर्डर बनाना पड़ता है। फिर चाहे वो, आप देखते हो कई बार आपने मूवी में देखा होगा कि क्या किया होता है कि बड़े बड़े लोहे की तारें लगाई होती हैं ना, ताकि कोई भी आ ना सके, या फिर ईंटों की दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि उसको कोई पार ना कर सके, एक देश से दूसरे देश में ना आ सके। ठीक है, पर जो हमारा इंडिया है उस पे क्या है, उसमें अलग क्या है कि कुदरत ने खुद से उसके लिए बाउंड्री फिक्स कर दी है। ठीक है, अब कैसे फिक्स कर दी है, आप देखिए,
इधर से तो आपका क्या आ रहा है, माउंट एवरेस्ट आ रहा है। माउंट एवरेस्ट के इस साइड क्या है, चाइना है। तो चाइना और इंडिया के बीच में एक दीवार का काम, एक बॉर्डर का काम कौन कर रहा है, ये माउंट एवरेस्ट कर रहा है। ये हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पूरा यहाँ से, जहाँ से हमारा इंडिया शुरू हो रहा है वहीं से वो भी शुरू हो रहा है और जाता जा रहा है। अब इस ओर बात करेंगे तो इस ओर क्या है, हमारी हिंदू कुश की क्या है, पहाड़ियाँ। अब हिंदू कुश की पहाड़ियाँ पहले तो हमारे, क्योंकि ये जो पहले अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या थे, हमारे इंडिया का ही भाग थे। तो इस हिसाब से जो हिंदू कुश है वो हमारे इंडिया को बाकी कंट्रीज से अलग करता था। पर क्योंकि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब अलग हो चुके हैं तो ये हिंदू कुश अब हमारे एरिया में नहीं आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज हिंदू कुश भी क्या है, नेचर ने बना दिया था कि ये इंडिया के लिए एक बॉर्डर की तरह काम करता था, ठीक है। तो इस तरफ क्या था, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे की ओर बात करें, ठीक है, नीचे की ओर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। पीछे की ओर देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ऊपर तो हमने देख लिया हिमालय था, ठीक है, क्या था, हिमालय था और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ थी। अब नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर हमारे लिए क्या है, नेचर ने क्या किया है, इधर एक तरफ अरेबियन सी बना दिया, दूसरी तरफ क्या, बे ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। अब ये समुद्र हमें बाकी देशों से अलग कर रहे हैं, हमारे लिए क्या, बॉर्डर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से नेचर ने हमारी बाउंड्रीज फिक्स कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया क्या है, स्पेशल है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पाकिस्तान है, हमारा अफ़गानिस्तान था, ये हमारा क्या है, इधर बांग्लादेश हो गया है ना, और नेपाल, भूटान, ये सब एक समय पे बहुत टाइम पहले क्या थे, हमारे इंडिया का ही भाग हुआ करते थे। बाद में ये क्या हुए, बट गए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने कभी ध्यान दिया कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इस जगह पर है, इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया के ईस्ट में है, ठीक है। ये हो गया हमारे समझ लीजिए ये क्या है, हमारा इंडिया का नक्शा है, मुझे ड्राइंग नहीं आती, आप यही समझ लीजिए। तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, ठीक है। तो इंडिया के ईस्ट में है हमारा वेस्ट बंगाल यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, सोचा कभी आपने? इसका रीज़न ये है कि जब इसका नाम रखा गया वेस्ट बंगाल, तब ये किसके अधीन था, हमारा देश किसके अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, ठीक है। जब ये नाम रखा गया तो जो ये बांग्लादेश है कभी हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो जब इस बांग्लादेश को बांटा गया दो भागों में, ठीक है, तो ये जो इधर हो गया वो, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो हमारे किस साइड है, ईस्ट में है, तो वो हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है, ईस्ट बांग्लादेश हो गया वो। और इधर वाला हिस्सा जो हमारे इंडिया के पास आए वो वेस्ट में था, इसलिए हम उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो ये लॉजिक है कि हम हमारे बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा। तो यही मुझे कुछ बताना था। तो चलिए, ये हो गया, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे, नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, नदर्न प्लेन्स के बारे में। एक मिनट, आगे आ गए हम, ठीक है। चलिए, अब नदर्न प्लेन्स की बात करें हम, तो आप देखिए, लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जो हमारा नदर्न प्लेन है, यानी कि नदर्न प्लेन्स, ये जो ग्रीन ग्रीन का है, इसके ऊपर वाला हिस्सा और जो ग्रीन कलर का है वो, ठीक है, वो क्या हमारा नदर्न प्लेन है। उत्तरी मैदान, अब ये उत्तरी मैदान बने कैसे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हिमालय है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तो उस पर बर्फ़ है, अब जब बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, ये पहाड़ है तो बर्फ़ पिघल के नीचे ही आएगी ना, अपने साथ बहुत कुछ बहा कर लाएगी, है ना, और लाकर कहाँ, ज़मीन में क्या करेगी, बिछाती रहेगी, इस तरह से बिछ जाएगा। तो इनके बिछने से जो ज़मीन का निर्माण होता है उसको उसको हमने क्या कहा, उत्तरी मैदान कहा। अब ये किस किस नदी के कारण बना है, तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है। इधर से हमारा इंडस रिवर सिस्टम जा रहा है, जिसमें पांच नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरह इधर गंगा नदी हमारी बह रही होती है, और इधर से हमारा आ रहा होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इन सब के मिलने से ये सब लाकर क्या करती हैं, जो एलुवियल सॉइल होती है उसको बिछा देती हैं ज़मीन पर, ठीक है। और उनके बिछने की वजह से जो इसको हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, जो बिछा देती है। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है, और क्या होता है कि ज़मीन का निर्माण हो जाता है।
अब क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे खेती खेती करके जो फसलें होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। फसलें अच्छी होती हैं इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो खेती खेती की पैदाइश है वो भी ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर फर्टाइल लैंड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाईली पॉपुलेटेड मैंने आपको बता दिया। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने दिखा भी दूँ, ये देखिए आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मैंने कहीं कहीं इस रेंज को क्या है, इस रेंज को माउंट एवरेस्ट बोल दिया है, वो बाई मिस्टेक बोला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट एक क्या है, पहाड़ है, सिर्फ एक चोटी है, ठीक है। ये क्या है, हिमालय रेंज है। तो जहाँ पर भी मैंने इस रेंज को क्या बोला है, माउंट एवरेस्ट बोला है, तो करेक्शन कर लेना, वो बाई मिस्टेक, ठीक है, भावनाओं में बह के निकल गया, बट वो क्या है, हिमालय रेंज है, ठीक है। पर मैं बात क्या कर रही थी, मैं आपसे बात कर रही थी इसके बारे में, डेल्टा के बारे में। डेल्टा होता क्या है? अब डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, क्या नदी, ये नदी आ रही है, जब ये किसी बड़े स्रोत में गिरती है, जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, हमारे इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो नदी एक इधर से चलकर आ रही है और यहाँ पर गिरने से पहले ये क्या विभाजित हो जाती है, बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इस तरह से उंगली, जैसे ये उंगलियां है ना, ये हाथ है और हाथ की उंगलियां इस तरह विभाजित होगी ना, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह की होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती हैं और विभाजित हो जाती है, उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो इस तरह जो क्या है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इधर से हमारी गंगा नदी आ रही है और इधर से चलकर आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से थोड़ा सा पहले क्या करती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती है, इस तरह से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। और अब इस डेल्टा की खासियत क्या है, ये जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा नाम है इसका, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर की फोटो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये है हमारा डेल्टा, ठीक है, दिखाई दिया आपको। चलिए देखते हैं, एक ये हमारा साइड पर नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा डेल्टा है, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, ठीक है। डेजर्ट्स क्या होते हैं, ऐसी जगह मारुस्थल होते हैं, ठीक है। ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं, ठीक है, और रेतीले होते हैं, ठीक है। क्या, सूक्ष्म, गर्म और रेतीला, उसको हम क्या कहते हैं, मारुस्थल कहते हैं। अब यहाँ की जो वनस्पति होती है वो कैसी होती है, कांटेदार वनस्पति होती है, कांटे सा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें पानी तो होता नहीं, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, मारुस्थल जगह होते हैं, वहाँ पर पानी तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो फसल उगती है, जो वनस्पति होती है वो कटीली होती है, ठीक है। तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह की कुछ वनस्पति पाई जाती है, ये है हमारा मारुस्थल। अब हमारे इंडिया में मारुस्थल कहाँ है, तो आपको पता है कि जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे पाया जाता है थार मारुथल, ठीक है। थार मारुथल क्या है, हमारे भारत का डेजर्ट है। अब ये थार मारुथल दुनिया का सबसे बड़ा मारुस्थल, गर्म मारुस्थल कौन सा है, सहारा मारुस्थल है, जो अफ्रीका में मिलता है। अब ये जो थार मारुथल है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब वो जो मारुस्थल है अफ्रीका का, वहीं से बढ़कर आया हुआ ये मारुस्थल जो है थार मारुस्थल, उसी का एक हिस्सा है। अब बहुत से लोगों को पता क्या लगता है कि जो मारुस्थल होते हैं वो, ये इमेज उनके दिमाग में होती है कि वहाँ पर बहुत सारा रेत होता है ना, और फसलें इस तरह की होती हैं। बट ये क्या है, ये गर्म मारुस्थल है, ठंडे मारुस्थल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे भारत में आप मारुस्थल देखा होगा आपने, वो लद्दाख देखा है, ठीक है। लद्दाख क्या है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, वो भी क्या है, एक मारुस्थल है, ठंडा मारुस्थल। मारुस्थल सिर्फ गर्म नहीं होता, रेतीला नहीं होता, जहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, और 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला कोई भी जगह वो क्या है, मारुस्थल कहलाती। तो लद्दाख भी एक तरह का मारुस्थल ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दुनिया का सबसे गर्म मारुस्थल जहाँ पे रेत पाया जाता है, तो वो है सहारा मारुस्थल, अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। और जो सबसे ठंडा मारुस्थल है वो कौन सा है, वो है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका आपने कॉन्टिनेंट सुना होगा ना, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, है ना। और उसके बाद क्या है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका हमेशा उस वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं हम अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को क्यों, क्योंकि बर्फ़ हमेशा जमा रहता है, इसीलिए क्योंकि बर्फ़ जमा रहता है उसको हम ठंडा मारुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगता था कि मारुस्थल हमेशा रेतीला होता है, उनको पता लग गया होगा कि मारुस्थल हमेशा रेतीला नहीं होता। जो ठंडी जगह होती है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे भी हम मारुस्थल कहते हैं, ठीक है। चलिए, मारुस्थल का हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसकी इमेज, ठीक है, यहाँ पर है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देती हूँ। ट्राइंगुलर इन शेप में क्या है, ट्राइंगुलर है, हैविंग न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, जहाँ पे बहुत सारे हिल्स एंड वैलीज हैं, ठीक है। वैली किसे कहते हैं, अभी मैं चलो आगे ही समझाती हूँ। अरावली हिल्स, अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी पाई जाती है, अरावली हिल्स हो गया, विंध्या, सतपुरा, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जिसको हम शाद्री भी कहते हैं, ठीक है। और द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल एंड कोल आयरन ओर, ठीक है। जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें मिनरल्स, ठीक है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, और लौह आयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब यहाँ से इतना क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ, हमने क्या कहा था, हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपने देखा ना हमारा इंडिया नीचे से कैसा है, इस तरह से है, ट्राइंगुलर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये तो ये क्या है, ट्राइंगुलर है ना, इसी को कहते हैं ट्राइंगुलर, यानी कि त्रिकोण आकार का है। अब हम इसको पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, पेनिनसुलर क्या होता है, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके क्या हो, तीन और क्या हो, पानी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, ये हो गया ज़मीन का टुकड़ा, इसके इधर 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 क्या है, पानी है, बट इधर क्या है, ज़मीन ही है। तो तीन और तो पानी से घिरा हुआ है, चौथी ओर ज़मीन है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। इन द सेम वे यू कैन सी कि यहाँ पर क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, तीनों ओर पानी से घिरा है हमारा भारत। इसी वजह से हम इसको, जो नीचे वाला भारत है हमारा, ठीक है, साउथ वाला भारत है, उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये जो येलो कलर का हिस्सा है वो क्या है, प्लेट्यू है, वो ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। जैसे वोल्केनो एरप्शन की वजह से हमारे दक्षिण भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये अफ्रीका से टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसके मुकाबले ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वो उसकी हाइट कम है, और जो हमारा साउथ इंडिया है उसकी हाइट ज़्यादा है। इसीलिए हम इसको एक तो पेनिनसुलर भी कहते हैं क्योंकि तीन और पानी से घिरा है, और प्लेट्यू भी कहते हैं क्योंकि इसका जो हाइट है वो ऊंचा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। आपको ये क्यों कहते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि ये इसमें न्यूमरस हिल्स पाई जाती हैं, जैसे कि अरावली रेंज, ठीक है। अरावली मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, देखिए। अब ये प्लेट्यू एक्सटेंड होकर कहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है, अरावली रेंज। यहाँ पर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका राजस्थान में है, और इस अरावली रेंज की वजह से ही जो हमारा इंडिया है वहाँ पर राजस्थान को लोग रेगिस्तान भी कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस राजस्थान की वजह से ही वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब वो क्यों होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और चैप्टर में। यहाँ पर फिलहाल बता दूँ कि जो अरावली रेंज है ये दुनिया की ओल्डेस्ट रेंज है, ठीक है, दुनिया की ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर विंध्या है। ये सब देखिए प्लेट्यू के ही हिस्से हैं, ठीक है, पठार के ही हिस्से हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। विंध्या हो गया, यहाँ पर हो गया सतपुरा। मैंने बीच में बताया था कि यहाँ पर नर्मदा बहकर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ताप्ती बहकर जा रही है ना, और जो जाकर कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इधर वेस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट, ये है हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये कोस्ट, अब देखिए यहाँ पर पहाड़ है, मैंने बताया ना ये पहाड़ है। तो जैसे मैंने बताया था कि हिमालय, जो हिमालय पर्वत है उस पर बर्फ़ जमा रहता है, और बर्फ़ जमा रहता है तो जब नीचे पानी पिघल कर आता है तो अपने साथ क्या बहुत कुछ बहा कर लेकर आता है और नीचे जमा देता है, जिसकी वजह से ज़मीन का निर्माण होता है। इसी तरह क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट है ये यहाँ पर भी तो पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब भी वर्षा होता है या फिर बर्फ़ पिघलती है तो क्या करता है, इधर आ जाते हैं, आकर ये क्या मिट्टी को जमा करता रहता है, जिसकी वजह से ज़मीन का निर्माण हुआ। तो ज़मीन का निर्माण तो हो गया, इसको हम प्लेन कह देंगे। बट इधर क्या है, सागर है, ठीक है, क्या है, सागर है। तो सागर के किनारे जो भी ज़मीन होता है, तट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं
कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि कोस्ट पे है, किनारे पे है समुद्र के, इसलिए कोस्टल। प्लेन है, समतल है, इसलिए कोस्टल प्लेन। इन द सेम वे इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, तो इधर को भी हम क्या कह देंगे, कोस्टल प्लेन्स ही कह देंगे। ये ईस्ट में है तो ईस्ट कोस्टल प्लेन हो गया, ये वेस्ट में है तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ से और भी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा महानदी, ठीक है, ये देखिए, ये है महानदी, किस ओर बहकर जा रही है, इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर गोदावरी आपको दिखाई दे रही है, ये भी जाकर गिर गई बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आपको कृष्णा दिखाई देगी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और यहाँ पे आपको कावेरी दिखाई देगी, जो कि जाकर गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह ये सभी नदियाँ कहाँ पर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं। और कहाँ पर बह रही हैं, हमारे दक्षिण भारत में। अब आपको बता दूं, ये जो हमारी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जैसे उत्तरी भारत में गंगा नदी है, महान नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और महान नदी कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। ये कुछ बातें थी, तो आई होप आपको समझ में लग गया। जो मैंने बताना था वो बता चुकी हूँ मैं। हमने क्या क्या देख लिया, तो मैंने आई होप आपको बता दिया। इसके बारे में ट्रायंगुलर इन शेप बता दिया मैंने आपको, अरावली हिल्स के बारे में बता दिया, विंध्या बता दिया, सतपुड़ा बता दिया, ईस्टर्न घाट भी बता दिया, वेस्टर्न घाट को शाद्री भी कहते हैं, ये आप नोट कर लेना, इसके बारे में बता दिया है। अब ये रिच होते हैं, अब ये रिच क्यों होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर क्या है, प्लेट्यूज हैं, ठीक है। और ये बने क्यों हैं, बने हैं जो हमारा ज्वालामुखी उसके फूटने से इरप्शन हुआ, मिट्टी बाहर आई और आकर जम गई, ठीक है। जमने से ये क्या हुआ, यहाँ पर जमती रही जमती रही जमती रही और ज़मीन से ऊपर हो गया। अब देखिए, वोल्केनो में से जो भी इरप्ट होता है वो कहाँ से निकलता है, धरती के अंदर से ही निकलता है, ठीक है। और हमें जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये इरप्शन हुआ तो इस एरप्शन में धरती के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकली जो जमती चली गई। इसी वजह से क्या होता है, इन प्लेट्यूज़ को जब हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं इनकी, तो इनमें से हमें कोयले के भंडार या फिर अलग अलग चीज़ों के बहुत से भंडार मिलते हैं, ठीक है। अब कोयले के भंडार में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिच कौन कौन है कोयले के भंडार में, हमारा बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। इसी तरह अगर मैं आयरन ओर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर हमारा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह ये कोयले के भंडारों में हो गया, लोहा आयस्क हो गया, फिर बहुत सारे मिनरल स्टील वगैरह इन प्लेट्यूज वाले एरियाज़ में ही पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। मैंने आपको बता दिया है कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स लाइज कोस्टल प्लेन्स। मैंने आपको बताया था ना कि जो ईस्ट में ईस्ट के इधर इस साइड पर क्या था, प्लेन एरिया था, तट भी था, तो उसको हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कह दिया। वेस्ट में हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह दिया, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉड एंड वेस्टर्न घाट्स आर नैरो। ये चलो मैं अभी बता देती हूँ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये मैंने आपको बता दिया था, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नर्मदा एंड तापी भी कहाँ पे, अरेबियन सी में गिरती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। बस एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वो ये था कि जो हमारा, एक मिनट, हाँ, मैंने आपको बस एक चीज़ नहीं बताई थी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोस्टल एरिया, जो वेस्ट वाला कोस्टल एरिया है, ये क्या है, कम चौड़ा है, ठीक है, नैरो है, यानी कि बहुत कम चौड़ाई है इसकी। और इसके उल्ट जो हमारा इधर वाला है ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वो ज़्यादा चौड़ा है। इसका रीज़न क्या है, आप ये देखिए, जो यहाँ पर माउंटेन रेंज है ये आपको बिल्कुल लाइन में दिखाई दे रहा है, ये बीच में टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका ज़मीन है वो ज़्यादा फैल नहीं पाया इस साइड को, ठीक है, बस इधर को ही रह गया, शिफ्ट, चलिए, ठीक है, इधर को ही रह गया, ज़्यादा फैल नहीं पाया। दूसरी तरफ जो इधर है, तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़, बीच बीच में टूटे फूटे हैं पहाड़, है ना, कॉन्टिन्यू नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ज़मीन है हमारा ज़्यादा चौड़ा हो गया, है ना। इस वजह से जो हमारा ईस्ट वाले पास में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं वेस्ट वाले कोस्टल प्लेन्स के मुकाबले, ठीक है। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, आइलैंड। अब हम आइलैंड के बारे में देखेंगे, आइलैंड क्या है। मैंने आपको बता चुकी हूँ वैसे मैं, कि अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है उसके चारों ओर क्या है, पानी पानी है, ठीक है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, आइलैंड क्या कहते हैं, जिसके चारों ओर पानी हो ज़मीन के। अब भारत के 2 आइलैंड्स हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब जो अंडमान और निकोबार है ये वाला, ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। और जो हमारा लक्षद्वीप है ये वाला, ये कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन से समुद्र में स्थित है। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, क्या है, कोरल आइलैंड। अब ये कोरल आइलैंड क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कोरल आइलैंड क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये है पॉलिप्स। ठीक है, ये मेराइन जंतु होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जीव होते हैं। ये जीव क्या करते हैं, ऐसे होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके ऊपर और जीव पैदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये मर जाते हैं, इनके ऊपर और जीव पैदा हो जाते हैं, फिर ये मर जाते हैं। इस तरह ये जो क्रम है ये चलता रहता है और बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहता है, यानी कि लाखों सालों तक ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, कंकाल होता है इनका, वो बचा रह जाता है। खुद तो मर गए पर इनका जो कंकाल है वो बचा रह गया। कंकाल के ऊपर दूसरा जीव पैदा हो गया, फिर वो मर गया, उसका कंकाल भी बचा रह गया, उसके ऊपर दूसरा जीव पैदा हो गया। तो इस तरह करते 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 क्या होता है कि एक के ऊपर एक जीव, एक के ऊपर एक जीव पैदा होते जाते हैं और ये क्या करते हैं, ज़मीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ज़मीन का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे आइलैंड्स जो इस तरह के जीवों के मरने से और उनके कंकालों से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरल आइलैंड। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरल आइलैंड। इसको हिंदी में हम परवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, परवाल द्वीप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये कौन से समुद्री जीव होते हैं। तो इस तरह जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड इसी तरह से बना है, इसी तरह जीवों के मरने से ये क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा और क्या हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है लगभग। तो आई होप अभी कुछ बचा नहीं है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ बातें जो रह गई थी, जो चैप्टर में नहीं थी, मैं बताना चाहूँगी फिर भी। इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया को जानने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया दुनिया में कौन सी पोजीशन पे आता है एरिया वाइज। तो 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। पहले पे कौन है, रशिया, जो कि बहुत ही बड़ा देश है। 15 देशों में टूटने के बाद भी वो अब भी सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद आता है कनाडा, अमेरिका, चाइना। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज आती हैं और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा है। पहले नंबर पे कौन है, चाइना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद है भारत। बट जिस स्पीड से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो चाइना को भी पीछे कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, नहीं कर देगा आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अमेरिका हैज़ 9 स्टैंडर्ड टाइमलाइंस एंड रशिया हैज़ 11। अभी मैंने आपको बताया कि रशिया बहुत बड़ा देश है। ठीक है, अब इतने बड़े देश में जित तो वहाँ पर टाइम तो कितने कितने वहाँ पर क्या आ जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स पास होती होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर पूरे देश में एक ही टाइम नहीं होता, वहाँ पर कितने टाइम से, 11 टाइम से। ठीक है, किसी जगह पर कितना बज रहा होगा, 10, कहीं पर 11, कहीं पर 12, कहीं पर 1, कहीं पर 2। ठीक है, इस तरह से क्या है, 11 टाइम लाइन्स हैं रशिया की। इसी तरह जो अमेरिका की है वो 9 है, हमारे इंडिया की सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके आई होप इसके बाद कुछ बचा है, नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ये देखने के लिए कि जो भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया या नहीं। तो आपको बस बताना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द सदर्न हिमालय आर नोन एज, जो साउथ में हिमालय है, सबसे ज़्यादा साउथ में, मैंने आपको बताया था ना 3 रेंजेस थी, है ना। तो सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा है, साउथ यानी कि नीचे वाली साइड, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल, इनमें से जो भी आप वो टिक कर देना। उसके बाद सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, कौन से किसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था, नोट कर लेना, तो वो आपको बताना है। सेकेंड, द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज, जो पाक स्टेट है वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, श्रीलंका, मालदीव्स
इंडिया एंड श्रीलंका या इंडिया एंड मालदीव्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो टॉपिक है मेरा ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।